जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम जो है वो एमपी पटवारी के लिए संविधान की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 15 रहेगी। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो के अंदर हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, किसको डिस्कस करेंगे? सुप्रीम कोर्ट को इस वीडियो के अंदर हम जो है वो कंसीडर करेंगे। राइट। सो आ जाइए आप अपनी नोटबुक के अंदर सबसे पहले जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट। राइट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को हम डिस्कस करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो उसको सामान्य सी बोल चाल के अंदर हम उच्चतम न्यायालय। राइट, इसको हम उच्चतम न्यायालय और इसके अलावा इसको जो है हम सर्वोच्च न्यायालय भी जो है वो बोल देते हैं। राइट, क्या बोल देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय भारत में है कहाँ, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो मेन पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। वैसे भारत के किसी भी हिस्से में सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई कर सकता है, लेकिन उसकी लोकेशन जो है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, क्लियर। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान संविधान के किस हिस्से में उसका प्रावधान है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है साथियों वो आर्टिकल 124 से लेकर 147, और इसके अलावा अगर हम इसके भाग की बात करें तो भाग 5 के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। राइट, क्लियर है? ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके नंबर ऑफ जजेस की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ जजेस हैं कितने। ठीक है। लेकिन कहाँ कब की बात करें? प्रेजेंट की बात करेंगे। प्रेजेंट में नंबर ऑफ जजेस हैं कितने, तो प्रेजेंट में 1+33। इट मीन्स टोटल देखेंगे, टोटल 34 जजेस आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने के लिए जो है वो मिल जाएंगे। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये 34 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस हैं। ठीक है, क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ जो एक होगा वो सीजीआई होगा। ठीक है, और यहाँ जो 33 होंगे वो आपके अदर जजेस होंगे। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ आप याद रख पाएंगे। राइट। चलिए आगे हम बात करें साथियों, तो आगे आप याद रखेंगे हम इनके अपॉइंटमेंट को लेकर बात करें, नियुक्ति को लेकर अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करता कौन है, तो देखिए सीजेआई की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसके अलावा जो अदर जजेस होंगे, ठीक है, अदर जजेस जो होंगे उनके लिए सिफारिश करी जाएगी। सिफारिश कौन करेगा? सिफारिश करेंगे सीजेआई। ठीक है, और इनको नियुक्त कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत के राष्ट्रपति ही जो अदर जजेस हैं उनकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अगर हम शपथ की बात करें कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो सीजेआई को शपथ या फिर हम अदर जजेस की शपथ की बात करें तो शपथ इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाएंगे, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो है इनको जो है वो शपथ दिलाएगा। राइट। चलिए हम थोड़ा सा योग्यताओं को लेकर भी बात कर लेते हैं। योग्यताएं, ठीक है, ज़्यादा यहाँ से देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहली योग्यता तो आपको पता है कि भारत के अंदर पहली योग्यता किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी पद के लिए जो है वो पहली योग्यता यही होती है कि आप भारत के नागरिक हों। ठीक है, भारत का नागरिक होना ये सबसे पहली जो है वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वालिफिकेशन आपके सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए सेकंड जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी कम से कम 5 वर्ष एज अ जज जो है वो आपने सेवा दी हो। ठीक है, सेवा दी हो, ये सेकंड कंडीशन है। या फिर थर्ड कंडीशन जो है वो और लगा के होगी। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी? कम से कम 10 वर्ष एज अ एडवोकेट
सेवा दी हो, ठीक है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बन सकते हैं। राइट, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, तो ये योग्यता होगी। अब हम इनकी थोड़ा सा वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वेतन की। तो प्रश्न आपका ये नहीं बनता है कि इनको वेतन कितनी मिलती है, प्रश्न ये बनता है कि वेतन इनको कहाँ से दी जाती है। ठीक है, तो इनको वेतन दी जाती है भारत की संचित निधि से। राइट, भारत की संचित निधि से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो है वो वेतन दी जाती है। राइट, क्लियर, तो ये चीज आप याद रख पाएंगे। ठीक है, तो आगे की अगर हम बात करें साथियों, तो आगे आप नोट करिए। आप वेतन और भत्ते हो गए हमारे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं किसकी? एज की। ठीक है, मतलब रिटायरमेंट की बात करें अगर हम, रिटायरमेंट की, कि इनको जो है वो रिटायर कब किया जाता है, ये अपनी पद से कब हट सकते हैं। रिटायरमेंट की मैक्सिमम एज जो है, मैक्सिमम एज वो आपकी 65 ईयर्स होती है। ठीक है, 65 वर्ष की उम्र में जो है वो आप अपना त्याग पत्र दे सकती हैं। आपको इट मीन्स आपको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके अलावा रिटायर होने का या हटने का दूसरा तरीका ये है, ठीक है, दूसरा ये है कि स्वयं त्याग पत्र देकर सेवा से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। राइट, ये सेकेंड कंडीशन हो जाएगी आपकी रिटायरमेंट की। ठीक है, क्लियर है साथियों। अब ये बात आती है कि आप त्याग पत्र तो देंगे, लेकिन त्याग पत्र किसको देंगे? ये जो त्याग पत्र है वो किसको दिया जाएगा? त्याग पत्र देकर आप सेवा से मुक्त हो सकते हैं, या फिर आपको 65 ईयर्स की एज में, एज कंप्लीट करने पर आपको ऑटोमेटिकली जो है रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, सेवा से मुक्त जो है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे त्याग पत्र जो दिया जाता है ना साथियों, वो दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इट मीन्स भारत के राष्ट्रपति को जो है वो आप त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको हटाने की बात आती है, महाभियोग की बात आती है कि इन पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है। ठीक है, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीजेआई हैं, इनको इनके पद से हटाया कैसे जा सकता है? तो हटाने की सिर्फ दो ही कंडीशन है। दो कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन है कि आप पे मिसबिहेव का चार्ज लगा होना चाहिए। किसका चार्ज लगा होना चाहिए? मिसबिहेव का, मतलब आप बोल सकते हैं व्यवहार। राइट, किसका केस लगा होना चाहिए आपके पास? आपके ऊपर लगा होना चाहिए, दुर्व्यवहार का केस लगा होना चाहिए, मिसबिहेव का केस लगा होना चाहिए। इसके अलावा इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबिलिटी मतलब असमर्थता, असमर्थता, ये अगर आपके ऊपर दो चार्ज बन रहे हैं, ठीक है, मिसबिहेव का चार्ज और इनकैपेबिलिटी का, मीन्स असमर्थता का चार्ज अगर आपके ऊपर बन रहा है, तो फिर जो है वो आपके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग है साथियों, ये महाभियोग कहाँ लाया जाएगा? महाभियोग लाया जाएगा पार्लियामेंट में। कहाँ लाया जाएगा? पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा। पार्लियामेंट में महाभियोग अगर पारित होता है, ठीक है, पारित अगर होता है तो इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, और अगर पारित नहीं होता है तो फिर नहीं हटाया जाएगा। राइट, सो ये दो पॉइंट आप याद रख लेंगे। राइट, चलिए, सो यहाँ पर इसके अलावा नेक्स्ट कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको आप याद रखेंगे। की पॉइंट्स, पहला की पॉइंट आप याद रखेंगे कि अवकाश प्राप्ति के बाद, अवकाश प्राप्ति के बाद मतलब सेवा से मुक्त होने के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है वो वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अवकाश प्राप्ति के बाद न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। न्यायाधीश किसी भी अ, बोल सकते हैं आप न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर
सकते हैं। राइट। तो ये आप याद रखें कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, रिटायरमेंट आपका हो चुका है, तो आप फिर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर पाएंगे, इसका आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय को निर्णय की आलोचना नहीं की जा सकती है। ठीक है, की आलोचना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें कि अगर कोई जज रहते हुए उसने जो भी कोई भी डिसीजन लिया है या कोई भी कार्य किया है, तो उसके लिए जो है वो आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे। आलोचना करने पर आपको जो है वो कोर्ट की मान हानि का आपके ऊपर जो है वो केस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आलोचना करने पर मान हानि से दंडित किया जा सकता है। राइट। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए निर्णय और उसके कार्य की अगर आप जो है वो अवहेलना करते हैं, आलोचना करते हैं, तो ये फिर सीधा सीधा ये माना जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की जो है आलोचना कर रहे हैं, तो फिर आप पे मानहानि का केस जो है वो लगाया जाएगा। राइट। क्लियर है। ठीक है। हम थोड़ा सा महाभियोग की बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे महाभियोग की बात करी। थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि अभी तक महाभियोग जो है वो किस पर लाया गया है। ठीक है, तो देखिए, अभी तक सिर्फ महाभियोग का केस जो है वो एक ही जज के ऊपर लगाया गया था। वो भी 1989 में। अ, और उनका नाम था रामास्वामी। 1989 रामास्वामी पर जो है वो इन पर जो है वो महाभियोग लाया गया था। क्या लाया गया था? महाभियोग लाया गया था। ठीक है, ये पहला ही केस था जब किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज पर जो है वो महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, तो रामास्वामी जी हैं, इनके ऊपर 1989 में महाभियोग चला था, लेकिन ये जो है वो पारित नहीं हो पाया। पारित नहीं हो पाया। राइट। जिस कारण इनको हटाया नहीं गया। अभी तक किस भारत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को लेकर महाभियोग जब लाया गया, तो जो है वो उसको सिद्ध नहीं कर पाया है। ठीक है, तो यहाँ पर रामास्वामी के लिए खिलाफ सबसे पहली बार 1989 में महाभियोग लाया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, उस टाइम पे अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, उस टाइम पे भारत में कौन सी गवर्नमेंट काम कर रही थी, तो उस टाइम पे जो है वो गवर्नमेंट थी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह की उस टाइम पे जो है वो क्या थी? सरकार थी। राइट। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम शक्तियों की बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्तियां कौन कौन सी हैं। राइट। सो शक्तियां काफ़ी सारी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात करें तो सबसे पहली शक्ति जो है वो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 तो आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसके तहत 5 प्रकार की रिट्स जारी होती हैं। जारी होती हैं। ये पहली इसकी पावर होगी सुप्रीम कोर्ट की। राइट। इसके अलावा हम बात करें तो 133 हो गया, आर्टिकल 133 हो गया, 134 हो गया, ये इसका अपीलीय अधिकार है। 133, 134, ये भी जो है वो इसमें क्या है? अपीलीय अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय अधिकार है इसमें। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर है। इसके अलावा हम बात करें तो आर्टिकल 131 भी यहाँ पे है इसकी पावर के अंदर। आर्टिकल 131 इसके अंदर जो है वो केंद्र तथा राज्यों के विवाद संबंधी मामले, विवाद संबंधी मामले जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर एक और इसके पास पावर होती है,
यहाँ पर एक और पावर की बात कर लेते हैं 4th नंबर पे। ठीक है, एक पावर हमारी रहेगी कौन सी, ज्यूरिडिकल रिव्यू जिसे बोलते हैं हम, न्यायिक पुनराविलोकन बोलते हैं जिसे, न्यायिक पुनराविलोकन, ये एक पावर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की, राइट। तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट की पावर है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत है नहीं, जितनी चीज़ें ज़रूरत है हमने उतनी बता दी आपको। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जानने के लिए। ठीक है, तो हम MP पटवारी के हिसाब से चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से चीज़ों को आप समझिए, अच्छे तरीके से अपना नोट बनाइए। ठीक है, कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइए। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।